नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में सामान्य विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये सभी क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जानवरों एवं पौधों की संरचना के अध्ययन को ही हम एनाटॉमी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों, जो कैंसर के अध्ययन को ही हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों, जो सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को हम न्यूमिज्मेटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों, जो यूजेनिक्स है वो आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो जो महामारी रोग होते हैं उन्हीं के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महामारी रोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर उपकरण से ही हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। दोस्तों, आप उम्मीद है इस प्रश्न को सही से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूध के घनत्व को हम मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बिजली के प्रतिरोध को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं ओम मीटर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरीन का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, क्लोरीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cl2। उम्मीद है आप इस प्रश्न को सही से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयला खान। जो कोयला खान में व्यक्ति काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग होने का खतरा रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, और उम्मीद है आप इस प्रश्न को सही से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम। दोस्तों हीलियम वह निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। हीलियम को हम H और O से डिनोट करते हैं तथा परमाणु संख्या इसकी 2 होती है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को सही से समझ गए होंगे। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है या ओजोन होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों 14वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर डी। सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण यह वनस्पति को नष्ट कर देती है। उम्मीद है आप इस प्रश्न को सही से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एरोसोल का उदाहरण है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एरोसोल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धुआं। धुआं होता है जो एरोसोल का उदाहरण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। दोस्तों धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओजोन। ओजोन गैस वह गैस होती है जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड तथा सूखी बर्फ, ये तीनों ही कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न का सही उत्तर समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एथिलीन। एथिलीन गैस जो होती है उसी से हम कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न का सही उत्तर समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो दोस्तों यह प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीडकनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेथिल ब्रोमाइड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड वह पीडकनाशी है जो ओजोन का ह्रास करता है। तो दोस्तों उम्मीद है इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे तथा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।